आज केमिस्ट्री के बेसिक में हम लोग को सहसंयोजक बंधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग सहसंयोजक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। सहसंयोजन यौगिक क्या है? सहसंयोजक यौगिक क्या है? देखिए, वैसा यौगिक जो सहसंयोजक बंधन द्वारा बने होते उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे में मेथेन CH4 होता है। आप देख लीजिए यहाँ ये CH4, इसका हम लोग आगे संरचना सूत्र किया तो हो गया। अब हो जाएगा एथेन C2H6 हो जाएगा। क्या होता है? एक और कितना जगह थे। अब ये आप लोग देख लीजिए कि ये क्या तो सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? वैसा यौगिक जो सहसंयोजक बंधनों से क्या होता है? बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे में क्या लिखा गया है? जैसे में लिखा गया है मेथेन CH4, इसका ये संरचना सूत्र है। तो यहाँ पे लिखा गया है एथेन C2H6। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको? ये क्या है? ये हम लोग का इसका संरचना सूत्र है। इसको हम लोग कौन सा यौगिक बोलेंगे? इसको हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिकों की विशेषता। आइए इसके विशेषताओं के बारे में हम लोग जान लें। क्या है? देखिए, सहसंयोजक यौगिक जो होता है, सहसंयोजक यौगिक जो होता है, यौगिक यह तीनों अवस्था में पाए जाते हैं।
जैसे में ये हो गया गैस, ठोस, द्रव। अगर हम लोग गैस में पूछा जाता है तो हम लोग बोलते हैं मेथेन, एथेन, एथीन, एथीन, एथलीन, और उसके बाद हो जाता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग का गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठोस में हम लोग को पाया जाता है यूरिया, ग्लूकोज, यूरिया और क्या पाया जाता है ग्लूकोज। और ये जो हम लोग का द्रव होता है इसमें जल पाया जाता है, जल होता है, एल्कोहल होता है, कार्बन टेट्रा, क्लोराइड होता है, चौथा कार्बन सल्फाइड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, तो ये चीज। तो सहसंयोजक यौगिक ये तीनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हो गया ठोस, हो गया द्रव, हो गया गैस, हो गया। अब आप लोग से पूछा जाएगा गैस में क्या क्या है, मीथेन है, एथेन है, एथिलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस में पाया जाता है। ठोस में क्या पाया जाता है, यूरिया है, ग्लूकोज है। द्रव में क्या पाया जाता है, जल है, एल्कोहल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। यानी ये जल के, ये द्रव के अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस के अवस्था में पाया जाता है, और ये गैस के अवस्था में पाया जाता है। तो सहसंयोजक यौगिक तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये आयनों से बने होते हैं, इसलिए इसके अंदर का आंतरिक आणविक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। ये बड़ी आसानी से क्या हो जाते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगला स्टेप में हम बता रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
हेलो आई भाई अब आगे हम लोग को देखना है। देखिए आगे क्या है हम लोग का, आगे हम लोग को देखना है सहसंयोजक। संयोजक यौगिकों का दौर्णांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अब आप लोग को समझना है कि इसका दौर्णांक एवं क्वथनांक निम्न क्यों होता है। ये जो सहसंयोजक यौगिक होता है यह आयनों से मिलकर बना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है? आयनों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर के अंतरा आणुक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। इसका अंदर के जो का होता है अंतरा आणुक आकर्षण बल जो होता है, जिस बल से यह बंधा हुआ रहता है, इसका बल क्या होता है? कमज़ोर होता है और ये आसानी से टूट जाता है। ये आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए यहाँ बताया गया है, ठीक है ना, कि सहसंयोजक यौगिक का दौर्णांक एवं क्वथनांक जो होता है निम्न होता है। ठीक है ना, यहाँ पे चलिए हम बता दे रहे हैं निम्न होता है क्योंकि इसके अंदर के अंतरा आणुक आकर्षण बल कमजोर होते हैं, इसलिए यह आसानी से टूट जाते हैं। आसानी से क्या हो जाता है? टूट जाते हैं। इसलिए इसका दौर्णांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया, जिस बल से यह बंधा हुआ रहता है वही बल का होता है? कमजोर पड़ता है। वही बल का होता है? कमजोर पड़ता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दौर्णांक एवं क्वथनांक का होता है? निम्न होता है। इसका दौर्णांक एवं क्वथनांक का होता है? निम्न होता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं।
हम लोग चलते हैं, ध्यान रखिएगा। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक जल में कुछ विलेय होते हैं तथा कुछ अविलेय होते हैं। अविलेय होते हैं यानी जो सहसंयोजक यौगिक होता है, जो सहसंयोजक यौगिक होता है वह कुछ ऐसा होता है जो जल में आसानी से घुल जाता है, जो जल में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। और कुछ ऐसा सहसंयोजक यौगिक होता है जो जल में आसानी से क्या करता है, नहीं घुलता है। अब आप लोग पूछिएगा कि सर वह कौन कौन सा सहसंयोजक यौगिक है जो जल में घुल जाता है। आइए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे विलेय, जो क्या होता है, ठीक है ना, भूल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है यूरिया, 2 नंबर हो जाएगा ग्लूकोज, ये जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन आप लोग को हम बता दें कि जल में अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब ये जल में क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, तीसरा हो जाएगा नेपथलीन। यानी ये जो होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं, ये जल में घुलने वाले नहीं हैं। ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। ये क्या है, सहसंयोजक यौगिक जो जल में घुलने वाले नहीं हैं। और ये जो सहसंयोजक यौगिक है ये जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि आप लोग बताइए कि जो क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक होता है, ये जल में विलेय होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि कुछ सहसंयोजक यौगिक जल में विलेय हो जाते हैं और कुछ असहसंयोजक यौगिक होते हैं, कुछ ऐसे सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो जल में विलेय का होते हैं, नहीं होते हैं। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि एग्जाम्पल बताइए, तो हम बोलेंगे यूरिया, ग्लूकोज जो होता है जल में आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। परंतु बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और नेपथलीन जो होता है ये जल में अविलेय होता है, यानी ये जल में क्या करता है, नहीं घुलता है। ये जल में क्या होता है, नहीं घुलता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देख लीजिए ये जो, और एक अगला स्टेप पहले लिख लीजिए इसको, इसके बाद अगला स्टेप बता। क्या लिखा गया है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं।
यानी कहने का मतलब यह है कि इससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसमें बिजली का होता है नहीं चलता है। आखिर कोई पूछेगा कि इसमें बिजली क्यों नहीं चलता है, तो आप लोग बोलिएगा कि यह उदासीन अणुओं से बना होता है। ये किससे बना होता है? उदासीन अणुओं से बना होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? बिजली नहीं चलता है। चलिए हम बता रहे हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? यहाँ पर लिख देगा आपको क्यों। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, लिखिएगा कि सहसंयोजक यौगिक जो होता है, सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए यह विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत का होते हैं कुचालक होते हैं। कोई पूछेगा कि यह विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये उदासीन अणुओं से क्या होता है? बना होता है। ठीक है ना, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। हम लोग का यह किसका विशेषता था? ये सहसंयोजक यौगिक क्या है? विशेषताएं जो मैंने आप लोग को बताने का काम किया। ये क्या है? इनका विशेषताएं जो हम लोग ने बताने का क्या किया? काम किया। अब आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्राकृतिक में धातु की उपस्थिति या धातुओं की उपस्थिति आप लोग को ध्यान रखना है। प्राकृतिक में धातु दो रूपों में पाए जाते हैं। एक पृथ्वी के परत पर
तथा 2 समुद्री जल में लवणों के साथ, यानी कहने का मतलब यहाँ बताया गया है प्राकृतिक में धातु 2 रूपों में पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक में धातु हम लोग जो पाए जाते हैं वह एक पृथ्वी के परत पर तथा दूसरा का होता है समुद्री जल लवण के रूप में पाए जाते हैं। और जितने भी धातु होते हैं, जितने भी क्या होते हैं धातु होते हैं, वह किसके रूप में पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं, तो लवण के रूप में, धातु लवण के रूप में क्या होते हैं पाए जाते हैं। कहाँ? वहाँ समुद्री जल में, समुद्री जल में, क्योंकि वह पानी का होता है खारा होता है, वह पानी का होता है खारा होता है। जैसे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लवण पाए जाते हैं के साथ, ठीक है ना, पाए जाते हैं। बताया गया है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चीज़ें हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, ये वहाँ मुक्त अवस्था में ऐसे ही पाया जाता है। कौन सा अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लवण होते हैं जो समुद्र के जल में पाए जाते हैं और उससे हम लोग धातु निकालते हैं, उससे हम लोग धातु प्राप्त करते हैं। उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? धातु प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति, तो प्राकृतिक में एक पृथ्वी के परत पर पाया जाता है, दूसरा का कहाँ पाया जाता है? समुद्र के जल से हम लोग इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। चलिए हम आगे बताते हैं, ठीक है ना। मुक्त अवस्था में धातु, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुक्त अवस्था में धातु लिखा क्या है? ठीक है, तुम लोग समझदार हो, समझ जाओगे। मुक्त अवस्था में क्या है? धातु। थोड़ा सा केयर कीजिएगा। मुक्त अवस्था का मतलब आता है, मुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। कौन सा अवस्था? मुक्त अवस्था। कौन सा अवस्था? मुक्त अवस्था, ठीक है ना। देखिए मुक्त अवस्था में धातु कैसे पाए जाते हैं हम आप लोग को बताते हैं। वैसा धातु जिसमें ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करता है, उसे मुक्त अवस्था का धातु कहते हैं। यानी आपको अब समझ में आ गया होगा मुक्त अवस्था का धातु क्या है। वैसा धातु जो किसी से भी क्रिया का करता है, नहीं करता है, ठीक है ना। मुक्त अवस्था के धातु जो होता है ऐसे सिंपल जल से, हवा से, जलवाष्प से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, नाइट्रोजन से, ये क्रिया क्या करता है? नहीं करता है। ये क्रिया क्या करता है? नहीं करता है। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। जैसे में आप लोग से कोई पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे, जैसे में
एजी, एजी का मतलब होता है सोना चांदी। एयू क्या हो जाएगा सोना। और पीटी प्लेटिनम। यानी कहने का मतलब ये जो तीनों क्या होते हैं धातु होते हैं, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना चांदी और प्लेटिनम जो होता है ये सभी किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी इस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जलवाष्प का भी इस पर कोई प्रभाव का होगा नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अपना बिंदास रहता है। कौन? ये सोना चांदी और क्या होता है प्लेटिनम जो होता है ये बिंदास रहता है। इसको हम लोग मुक्त अवस्था की तत्व कहते हैं, सॉरी इसको मुक्त अवस्था की धातु कहते हैं। कौन सी अवस्था की धातु कहते हैं? मुक्त अवस्था की धातु कहते हैं। तो जब भी आप लोग से बोला जाएगा कि मुक्त अवस्था की धातु का नाम बताएं तो आप लोग बिना सोचे समझे खड़ा होकर तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पे चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। चांदी सोना प्लेटिनम, चांदी सोना का हो जाएगा प्लेटिनम। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? अब इसी का एक विपक्ष में होता है, ये क्रिया करने वाला नहीं, इसको हम लोग अक्रिय भी कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अक्रिय। ये क्रिया करने वाला नहीं था। ना ये बेचारा हाइड्रोजन के साथ रिश्ता बनाया, ना नाइट्रोजन के साथ बनाया, ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाया और ना ही जलवाष्प के साथ बनाया। अब एक होता है संयुक्त अवस्था में। अब यहाँ पे देखिएगा एक तत्व जो पाए जाते हैं या धातु पाए जाते हैं सॉरी धातु, ठीक है ना, संयुक्त अवस्था। संयुक्त कौन सा अवस्था में पाया जाता है? ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में, ठीक है ना। वैसा धातु, वैसा धातु जो, वैसा धातु जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प से क्रिया कर लेता है। जलवाष्प से क्रिया कर लेता है, उसे चाहे उस धातु को
संयुक्त अवस्था में माना जाता है। कौन सा अवस्था में माना जाता है? संयुक्त अवस्था में माना जाता है। जैसे में कहा जाएगा, जैसे में हो जाएगा सोडियम, इसको कुछ भी मत करो या बेचारा अपना काम करना शुरू कर देता है। पोटेशियम, दिमाग ठीक रखो बाबू, सब देख रहे हैं हम। पोटेशियम, ठीक है ना, इसको खुला या मुक्त अवस्था में छोड़ दीजिएगा तो यह जलना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। उसके बाद आपको बोला जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये अपना काम करने में बेचारा क्या होता है? माहिर होता है। इसको खुले छोड़ दीजिएगा तो ये आसानी से क्रिया कर लेता है। इसको खुले छोड़ देने पर यह हवा से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से या जलवाष्प से या किसी ना किसी एक साथ क्रिया कर लेता है। इसलिए इसको हम लोग चुरा के, लुका के, छिपा के रखते हैं। इसको हम लोग संयुक्त अवस्था के तत्व धातु कहते हैं। ये संयुक्त अवस्था के तो धातु को अवस्था के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 वर्गों में बांटा गया था। 2 वर्गों में बांटा गया था, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाई नहीं था जी, कैसे आ गया तुम लोग? पढ़ाई नहीं आप लोग का। चलिए ध्यान रखिए, ये सोडियम, पोटेशियम और क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अवस्था के आधार पर धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मुक्त अवस्था जो खुले कहीं भी घूम सकता है, कुछ ऐसा भी धातु होता है, और कुछ ऐसा धातु होता है, ठीक है ना, झगड़ेलू, जो कहीं जाएगा तो झगड़ा करते रहेगा, झगड़ा करते रहेगा, मतलब कहीं जाएगा तो टकरा जाएगा, लड़ना शुरू हो जाएगा, क्रिया करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो इसका अवस्था में ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन 2 प्रकार के होते हैं? अवस्था के आधार पर धातु को 2 वर्गों में बांटा गया है, उसका 2 प्रकार बताया गया है। एक संयुक्त अवस्था, एक कौन सा अवस्था? मुक्त अवस्था। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए और आज के लिए इतना ही। फिर अब कल हम आप लोग को बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।